हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम अपना CTET का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा संवेग तो हमने पढ़ ही लिया था, यानी कि इमोशन हमने पढ़ लिए थे। अब पढ़ने थे हमें अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन पढ़ना था। और आपको पता है जब प्रेरणा की बात आती है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कंटिन्यूसली। जब आप कोई भी चीज़ को मोटिवेट रूप से, अगर मान लीजिए आप CTET की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मोटिवेट ही नहीं होगे, यानी कि प्रेरणा रूप से आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की चीज़ सोचेंगे नहीं, तो आप उस मुकाम पर हासिल नहीं कर पाओगे, यानी कि उसको आप प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आज हम पढ़ेंगे, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेरणा, यानी कि अभिप्रेरणा। प्रेरणा हो या अभिप्रेरणा हो, एक ही बात मान के चलिए, क्योंकि मोटिवेशन इंग्लिश में मोटिवेशन ही रहेगा। आपका जो था संवेग था, यानी संवेग के बारे में आप समझ गए, क्योंकि संवेग था, संवेग और जो अभिप्रेरणा है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आप संवेग नियंत्रण नहीं होंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपको संवेग बताए थे, उसके बाद आती है मोटिवेशन। मोटिवेशन तभी होगा जब आपके संवेग नियंत्रण होंगे, आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की सोचेंगे, तभी आप संवेग के द्वारा प्रेरणा को, यानी कि अभिप्रेरणा को लेके चल पाएंगे। आपकी क्लास जो आप ही सोच रहे थे कि 2 दिन की क्लास नहीं आए, क्योंकि देखो बच्चों, जो आप भी दिल्ली NCR में, जो दिल्ली NCR में रह रहे होंगे बच्चों, उन्हें पता होगा कि दिल्ली NCR में पावर कट का ज़्यादा चक्कर चल रहा है। और पावर कट एक लिमिट टाइम से ज़्यादा हो जाए तो फिर इन्वर्टर का दिक्कत पड़ता है, और इन्वर्टर की दिक्कत पड़ी तो आपकी क्लास में भी दिक्कत हो जाएगी। जितनी क्लास थी वो डल गई थी उस दिन भी और आज भी। अभी तक कोई इस तरह का जो सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो इसलिए आपकी क्लास बन रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं अभिप्रेरणा के ऊपर। तो चलिए अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि आपका मोटिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब अभिप्रेरणा के सबसे पहले बात आती है, अभिप्रेरणा होती क्या है, या फिर एक तरह से अभिप्रेरणा में आते क्या है। जब आप मोटिवेशन की बात लेके चलेंगे तो मोटिवेशन में आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, उद्दीपन, यानी कि स्टिमुलस। भाई मोटिवेशन जो होता है 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपने मान लीजिए किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप अपने कार्यों को लेके चल रहे हैं। मान लीजिए आपका CTET का एग्ज़ाम है, ठीक है। आपको CTET का एग्ज़ाम पास करने के बाद क्या चीज़ चाहिए? नौकरी चाहिए, यानी कि आपको नौकरी चाहिए, टीचिंग का मुकाम हासिल करना है। तो आपका मोटिवेशन क्या है कि आप CTET पास करोगे, तब आपको CTET पास करने के बाद टीचिंग के लिए क्या मिलेगा? एक मुकाम हासिल मिलेगा। यानी कि इस तरह से पहली मोटिवेशन आपको CTET पास करोगे तब आपको टीचिंग के लिए मिलेगा। फिर टीचिंग का जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उसके लिए मोटिवेशन होगी, तो आपको क्या मोटिवेशन रहेगी कि हमें जॉब मिलेगी, और जॉब मिलकर हम एक स्कूल में पढ़ाएंगे। तो आपकी 2 मोटिवेशन होगी, यानी कि फर्स्ट मोटिवेशन यहाँ पर CTET वाली आ जाएगी, सेकेंड मोटिवेशन आपकी हो जाएगी। यानी कि किसके लिए मोटिवेशन हो गए, और वो भी प्रेरक, यानी कि आप किसके लिए प्रेरक हो अभी, यानी कि मोटिवेट किसके लिए हो, मोटिवेट हो आप किसके लिए? अपनी CTET के लिए। अगर मान लो आपका CTET, या फिर आपकी मान लो CTET कल को ये कह दे कि आपका CTET जो है वो वैलिड नहीं है, आप सीधे सीधे भर्ती दे सकते हो, यानी कि आप सीधे सीधे नौकरी प्राप्त कर सकते हो। तो फिर जब मान लीजिए अगर आपका CTET आज कह दे कि CTET कल से कि CTET वैलिड नहीं है, और आपका जो CTET है वो आपने फॉर्म भी भर दिया, और कल को ये कह दे कि आपका CTET वैलिड नहीं है, कि CTET की जगह आप सीधे भर्ती दे दो, तो कोई भी बच्चा जिसने 1000 रुपये देकर आपका, या 1200 रुपये देकर, जितने का भी आपने फॉर्म भरा है, वो अपना CTET देने भी नहीं जाएगा। यानी कि ये क्या है? उसकी मोटिवेशन है। और ये मोटिवेशन कौन सा मोटिवेशन है? एक तरह से बाहर जो प्रेरणा है, यानी कि बाह्य रूप से प्रेरित होकर आंतरिक अभिप्रेरणा है। यानी कि बाह्य कौन सा है? अब ये मान लो 1200 रुपये देकर उसने, बच्चे ने CTET का फॉर्म भरा, और वो कह रहा है यार CTET पास करना है, बस CTET पास करने के बाद बस किसी से 90 नंबर आ जाए, CTET पास करने के बाद शिक्षा भर्ती को पास करना है कि नहीं? बहुत सभी बच्चे ये कहते हैं। कोई भी बच्चा ये थोड़ी कह देगा बस मुझे CTET पास करना है, मैं तो बस धुरंधर बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा। तो ये नहीं होता। वो अपने लिए, यानी कि वो अपनी नौकरी के लिए CTET दे रहा है। कोई भी ऐसा नहीं कि जो घूमते फिरते या फिर इस तरह से कि CTET दे रहा हो, यानी कि वो है पहले बाह्य रूप से प्रेरित हुआ है। बाह्य रूप से कैसे प्रेरित हुआ है? कि उसे नौकरी चाहिए। फिर बाह्य रूप से प्रेरित होकर वो हुआ आंतरिक रूप से, यानी कि इस कंडीशन में जो CTET वाली कंडीशन है आपकी, क्या हुआ? बाह्य रूप से प्रेरित हुआ, बाह्य रूप से प्रेरित हो गया, आंतरिक रूप से प्रेरित हुआ, आंतरिक रूप से प्रेरित होकर उसने 90 नंबर लाकर CTET हो गया पास। ठीक है। अब ये जो एग्जांपल मैं बता रहा था, अगर मान लो आज ही देखिए सरकार की CTET नहीं होगा, और सीधे आप शिक्षा भर्ती के फॉर्म भर दो और आप अपना एग्ज़ाम दे दो। जो
सीटेट है वो भी, और जो सीटेट नहीं है वो भी शिक्षा भर्ती में। आपका कल पेपर है तो आप कल पेपर देने नहीं जाओगे। तो ये होता है अभिप्रेरणा, यानी कि एक तरह से मोटिवेशन में भी दोनों कारण जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं, यानी कि उसका उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस भी आपको प्रभावित करेगा, और जो आपका मोटिवेशन है यानी कि मोटिवेट जो करने की जो चीज़ें हैं वो भी आपको प्रभावित करेंगी। इसलिए कहते हैं कि स्टिमुलस का जो प्रभाव पड़ता है वो मोटिवेशन पर प्रभाव पड़ता है, और मोटिवेशन जो प्रभाव डालता है स्टिमुलस को देख कर ही प्रभाव डालता है। चलिए इसे मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। अब आती है मोटिवेशन की, यानी कि मोटिवेशन की आपको कहानी समझ ली। अब मोटिवेशन की अगर कहानी समझ ली तो आपको डेफिनेशन का पता है, यानी कि डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं। और डेफिनेशन चलो एक लिखवा देते हैं, स्किनर की डेफिनेशन लिखवा देते हैं, क्योंकि आप ये सोचते हो स्किनर की कभी कभार पूछी जाती है। तो लिख लीजिए स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। ठीक है, मार्ग है। ठीक है, ये बदल गया आपको। और दूसरा ये होता है जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरण होता है कोई बच्चा, वो तो आपको मैंने बताई थी। जब एक चीज़ और देख लेना, जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरण होता है तब आप उस बच्चे को हिला नहीं सकते। मान लीजिए कोई वो अभी यही कंडीशन लेके चले हम कि सीटेट का कल से मान के चले कि कल से सीटेट नहीं होगा, तो जो आंतरिक रूप से प्रेरित होगा वो हर हालत में पेपर देने जाएगा। उसके लिए कोई भी चाहे कल से पेपर हो या ना हो, उसके लिए क्या हो जाता है, उसके मन में ये रहेगा कि मैंने इतनी मेहनत करी है, इतने सब कुछ करा है, मैं अपना पेपर देने जाऊंगा। तो ये हो जाएगा आंतरिक रूप से। और जब बाह्य रूप से प्रेरित होगा वो क्या कहेगा, अरे कल से कहना जब वैलिड ही नहीं है तो क्यों देने जाना, आराम से सोऊंगा मैं और आराम से उठूंगा। तो ये होता है आंतरिक और बाह्य रूप से, यानी कि दो रूप में बांटा गया। आप इसे भी लिख लीजिए, एक मिनट इसे मिटा देते हैं हम। चलिए अब आती है बात आंतरिक और बाह्य, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा क्या आ जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा। आपको दोनों बता दी। आंतरिक रूप से कौन सा होगा, जो अंदर से, यानी कि आप कितना भी उसे फोर्स कर लो, कितनी भी उसे गाली दे लो, कितना भी कुछ भी कर लो, जो भी आंतरिक रूप से जो प्रभावित होगा यानी कि प्रेरित होगा वो आपको कभी भी डगमगाता हुआ नहीं दिखाई देगा। और जो बाह्य रूप से प्रेरित होगा वो डगमगाता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए आप अभी एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई मान लीजिए, चलो बिजनेसमैन के बिजनेस के ऊपर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप जो बिजनेस होगा, जो बड़ा बिजनेसमैन होगा वो 10 बार फेल होगा, यानी कि 10 बार अपना बिजनेस में लॉस उठाएगा और वो कभी नहीं टूटेगा। यानी कि एक तरह से मान के चलिए अपने वो बिज़नेस को बढ़ाता जाएगा कि सब उसे कहेंगे कि लॉस में जा रहा है, ये जा रहा है। जैसे एक रतन टाटा जी का उदाहरण लेके चलते हैं हम। रतन टाटा जी ने क्या करा था, एक टाइम ऐसा आया था कि उनको फेल होने की, यानी कि बिल्कुल ही अपनी कंपनी बेचने का क्या कर दिया था उन्होंने, जो मान लीजिए मुकाम हासिल कर रहा था वो उसमें फ़ेल हो गए थे। जो टाटा के टाइम पर एक जो मुकाम हासिल किया था, नैनो बनाई और इंडिका बनाई थी, जो कार बनाई थी, उस टाइम पे क्या करा था, उनका जो मुकाम था वो उनको हार का सामना करना पड़ा। और हार का सामना करते जब फोर्ड के पास और इनके पास गए, उन्होंने क्या कहा कि हम नहीं खरीदेंगे, ये कंपनी है, अगर हमारे सामने इस तरह कंडीशन है तो ये, फिर उनके दिमाग में वो बात आ गई, यानी कि वो आंतरिक रूप से प्रेरित हुए। और आंतरिक रूप से जब प्रेरित हुए तो उन्होंने क्या करा, आज वो जैगवार और जो फोर्ड जो कंपनी है उनके अंडर में, यानी कि उन्होंने खरीदी है। तो क्या होता है, जब आंतरिक रूप से बिजनेसमैन या फिर कोई भी आंतरिक रूप से प्रेरित होता है तो वो क्या करता है, उस काम में चलता रहता है, चाहे उसे 1000 बार फेल करने का सामना पड़े, यानी कि 1000 बार उसे हार का सामना करना पड़े। तो जब वो आंतरिक रूप से प्रेरित होता है वो कभी भी नहीं डगमगाता। जो बाह्य रूप से होता है, चाहे 1 बार फेल हो जाए, 2 बार फेल हो जाए, फिर वो कह देता है मैं नहीं दे रहा एग्ज़ाम, मैं ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ होती है बाह्य और आंतरिक रूप से। अब आपको प्रेरणा की, यानी कि एक तरह से अभी मोटिवेशन की बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब आते हैं इसके जो भेद है, यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों आप समझ लिए। देखिए, प्रेरणा, अभिप्रेरणा या प्रेरणा लिख लीजिए, प्रेरणा के भेद
दोनों होते हैं। सबसे पहला आता है सकारात्मक, 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 सकारात्मक प्रेरणा। अब सकारात्मक प्रेरणा और जो होता है नकारात्मक प्रेरणा, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सकारात्मक प्रेरणा और जो नकारात्मक प्रेरणा है वो जो बच्चा, जब आप प्रेरणा के बारे में जब एज ए क्लास टीचर आप अभिप्रेरणा यानी कि बच्चे को मोटिवेट करोगे, बहुत सारी जगह आपको नेगेटिव प्रेरणा भी देनी पड़ेगी। मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, ठीक है, अब जब गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ाओगे तो आप या मान लीजिए आप यूपी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो और आप पढ़ा रहे हो 6th क्लास के बच्चे को या 7th क्लास के बच्चे को, 8th क्लास के बच्चे को। अब वो शैतानी करता है, वो पढ़ता नहीं है और इस तरह की जो चीज़ें हैं उस तरह काम करता है। अब उसके मान लीजिए वो एक गाँव के परिवेश से आता है, ठीक है, अब गाँव के परिवेश से आता है, उसके माता पिता क्या करते हैं, उसके माता पिता किसानी में हैं या फिर कुछ और काम धंधा करते हैं, तो वो उस पर जब नकारात्मक प्रभाव यानी नकारात्मक मोटिवेशन कैसे दोगे आप, नकारात्मक मोटिवेशन के द्वारा सकारात्मक मोटिवेशन दोगे, यानी कि दोनों इंटरकनेक्टेड करके दोगे। कैसे दोगे कि क्या नाम, आपको भी यही काम करना है कि आपके माता पिता इस तरह के सोच रहे हैं, आपके माता पिता सोच रहे हैं कि आप बड़े आदमी बनो, हमारी सारी जो भी चीज़ है उसको आगे लेके चलो, हमारा बच्चे का नाम रोशन हो। तो यानी कि और वो क्या कर रहे हैं, यानी कि नकारात्मक देते हुए, नकारात्मक मोटिवेशन देते हुए आपके ने क्या करा, पॉजिटिव मोटिवेशन की ओर मोड़ दिया। तो इस तरह से आपको क्या होता है कि जो टीचर होता है, टीचर को साइकोलॉजिकली बच्चे के साथ क्या करना पड़ता है, खेलना पड़ता है। और ये सब चीज़ें कब ध्यान में रखी जाती है, जब एज ए क्लास टीचर आपने साइकोलॉजी पढ़ी हो, एज ए क्लास टीचर आपने चीज़ों को पढ़ा हो, एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ा हो, तब आप क्या कर सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों की बात कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, यानी कि सकारात्मक को लिख लीजिए। सकारात्मक में होता है इस यानी कि इसमें जो अभिप्रेरणा होती है बालक के कार्य की और स्वयं की इच्छा को उजागर करती है। उसमें क्या करता है, कार्य सुख और शांति से करता है। ये होता है एक तरह से अभिप्रेरणा का सकारात्मक रूप। और जो नकारात्मक होता है, इसमें क्या होता है, बाहर जो काम और जो इच्छा होती है वो उसकी ना से होती है कि मैं नहीं कर रहा, ये कर रहा, ये, तो उसे क्या करना, फिर प्रेरित करना पड़ता है। जैसे अभी मैं बताया ना कि उसे प्रेरित करना पड़ता है कि आपको भी ऐसे करना है, कि आपके माता पिता इतना संघर्ष कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो क्या करेगा, वो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव में घुसा देगा। यानी कि उसे नेगेटिव जो सकारात्मकता है, उसे जो नकारात्मक सकारात्मकता है, नकारात्मक से लेकर सकारात्मक तक की बात कर देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये जब चीज़ें हैं, जब आप क्लासरूम में अटैच रहोगे और क्लासरूम में आप जब बच्चे के साथ इंटरेक्ट रहोगे, और ये भी तब दी जा सकती है, यानी कि अब आप ये देते चलो कि नकारात्मक कि ये तुम्हारे माँ बाप ये हैं, फलाना है, डिगड़ा, तो इस तरह से नहीं, बिल्कुल उसे प्यार से लेके चलो कि आप देखो आपके माता पिता ये हैं, आपके माता पिता काम करते हैं, इस तरह के संघर्ष करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, तो और उसके बाद भी आप इस तरह काम करो, तो क्या कर रहे हो, एक तरह से उसके जो दिल और दिमाग में जो चीज़ें हैं वो लगेंगी, तो क्या हो गया, नकारात्मक हो गया। फिर उसको उसी मोड़ पर घुमा दो, यानी कि उसको कहेगा कि आप भी ऐसे करना चाहते हो क्या, इस तरह के काम करना चाहते हो, आपके ऊपर वो डिपेंड है या इस तरह की चीज़, तो क्या कर दिया, पॉजिटिव में ले गए। तो यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव में जब बैलेंस करके लेके चलोगे तो आपका बच्चा जो होगा पूरी तरह से अभिप्रेरण यानी कि एक तरह से मोटिवेट हो जाएगा, और मोटिवेट होने के बाद वो उस चीज़ को कभी नहीं करेगा, यानी कि वो बच्चा क्या बनेगा, मोटिवेशन ही जीरो से बच्चे को हीरो बनाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, इसकी प्रमुख विधियाँ, यानी कि प्रमुख विधियाँ आपको पता होना चाहिए, यानी कि अब आता है इसकी प्रमुख विधियाँ। चलिए लिखते हैं, प्रेरणा की प्रमुख, एक मिनट, हाँ, प्रमुख विधियाँ, तो ये आ जाएगा ऑप्शन। अब आपको पता होना चाहिए, तो इसमें जब आपसे जो ऑप्शन पूछे जाते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। जब ऑप्शन में पूछा जाता है, ऑप्शन में क्या आता है, सफलता, रुचि, समूह, आवश्यकता, प्रसन्नता, प्रसिद्धता, प्रामाणिक, इस तरह के आते हैं ना कि ऑप्शन, तो वही सब चीज़ें। और आपको पता है सीटेट इस बार क्या होने वाला है, पेन पेपर होने वाला है, तो इस ये प्रेरणा मोटिवेशन के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, मोटिवेशन के ऊपर भी मिलता है, संवेग के ऊपर भी मिलता है, और ये CCA पर ये तो सब कुछ मिलता ही है। तो इसलिए प्रेरणा के ऊपर क्वेश्चन यानी मोटिवेशन के ऊपर क्वेश्चन मिलता है, और 5 सेक्शन में से सबसे ज़्यादा एक तो CDP में मिलेगा, और जो आपका सब्जेक्ट है उसमें मिल सकता है, क्योंकि प्रेरणा के ऊपर और लिंग भेदता के ऊपर क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा जब पेन पेपर टेस्ट होगा। तो सबसे पहले इसके विधियाँ देख लीजिए। सबसे पहले आ जाएगा रुचि, लिख लीजिए रुचि।
दूसरे नंबर पे क्या होगा, सफलता, सफलता। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, सामूहिक कार्य। चौथा क्या हो जाएगा, आवश्यकता का ज्ञान। पांचवा क्या हो जाएगा, प्रशंसा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। छठा नंबर क्या होगा आपका, प्रतिद्वंद्विता। और लास्ट बचा आपका परिणाम का ज्ञान। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, रुचि। भाई आप जो किसी भी, यानी कि आप मोटिवेशन होने चाहते हो या किसी भी चीज़ की बात करते हैं, प्रेरणा जब देनी बात होती है, प्रेरणा देने की बात आती है, सबसे पहले होती है रुचि। या फिर उसके जो चीज़ें आपको, मान लीजिए आपको किसी चीज़ में रुचि है, मान के चलते हैं हम, आपको आईएएस बनने में रुचि है। अगर आईएएस बनने में रुचि है तभी तो आप यूपीएससी की तैयारी कर पाओगे। यानी पहले आएगा तैयारी, दूसरा आ जाएगा उसको टाइम देना, तीसरा क्या आ जाएगा, उसमें इन्वॉल्व होना, यानी कि इन्वॉल्व होना। तभी तो भाई टाइम दोगे, उसको रुचि लोगे, ये सब चीज़ों तभी तो कर पाओगे। अगर आपकी रुचि नहीं है, मान लीजिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और आपको उस सब्जेक्ट में रुचि नहीं है, तो क्या आप 1 मिनट भी वीडियो देखोगे? नहीं देखोगे। तो यानी कि अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन तभी दिया जा सकता है जब आपके अंदर रुचि हो। और रुचि कैसे उत्पन्न करी जाएगी? अभिप्रेरणा के द्वारा, यानी कि उसको मोटिवेशन कैसे दिया जाएगा? अब जब रुचि उत्पन्न करने है, मान लीजिए किसी के अंदर क्या इंग्लिश की रुचि उत्पन्न करनी है, और वो इंग्लिश की रुचि क्या है, वो इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहता, इंग्लिश की तरफ देखना भी नहीं चाहता, इंग्लिश की तरफ को एक तरह से मान लीजिए वो उसकी जो इंग्लिश की स्पेलिंग भी लिखना नहीं चाहता, तो उसे क्या मोटिवेशन कैसे करा जाएगा? वही पुराना तरीका, उससे पहले नकारात्मक में लेके जाएगा, नकारात्मक से पॉजिटिव में लेके जाएगा, और तब उसे, यानी उसके फ़ायदे गिनवाएगा, सब कुछ गिनवा कर तब उसे लेके आएगा कि इंग्लिश को क्यों पढ़ना चाहिए उस स्टूडेंट को। तो यानी कि जब आप रुचि, किसी भी कार्य में रुचि नहीं लोगे, आपने देखा होगा कोई बच्चा को कार्य दे दो, यानी कि कार्य दे देते हैं टीचर, और टीचर जब कार्य देता है तो बच्चा क्या करता है, वो बेमन से काम करता रहता है कि नहीं, कि बस नंबरों के लिए काम कर रहा है, ये कर रहा है, तो क्या हुआ, उसमें रुचि नहीं है, तो क्या करेगा, एक तरह से बस फॉर्मेलिटी के तौर पर काम कर देगा। अब मान लीजिए किसी को ड्राइंग बनाने में अच्छा लगता है, यानी कि उसे मज़ा आता है, तो उसको ड्राइंग बनाने का काम दे दे टीचर, तो वो बिल्कुल ऐसी परफेक्ट ड्राइंग बनाएगा, क्योंकि उसकी है रुचि, यानी कि रुचि के अंदर वो कार्य को करता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है सबसे पहला कारण, रुचि होना जरूरी है, यानी कि छात्र को एक आकर्षण का कारण मिल जाता है रुचि से। दूसरा आता है सफलता। भाई रुचि होगी तो सफलता होगी, यानी कि सफलता के संबंध में क्या होता है, सीखने में सफलता का अनुभव अधिक प्रभावित करता है, यानी कि प्रेरणा देता है। जब आप रुचि उत्पन्न करोगे, यानी कि रुचि होगी आपके बच्चे की, तो क्या होगा भाई, मान लीजिए रुचि किस में, अभी किस में बात कर रहे थे हम, पेंटिंग में। पेंटिंग में रुचि होगी तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, तो उसे क्या होगा, मुकाम ऐसा हो सकता है कि उसे पहला नंबर मिल जाए। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अपना असाइनमेंट बना रहा है, असाइनमेंट उसकी क्या है ना, मान लीजिए ड्राइंग में असाइनमेंट बना रहा है, आर्ट्स में का जो असाइनमेंट है वो बना रहा है, तो उसने क्या करा, उसने, टीचर ने उसे असाइनमेंट दिया, उसने सबसे अच्छा बनाया, तो क्या हुआ, वो सफल हो गया, यानी कि नंबर 1 चला गया। फिर आता है सामूहिक कार्य। अब सामूहिक कार्य में जब प्रेरणा की बात आती है, प्रेरणा में जब मोटिवेशन लेके चलते हैं, तो टीम स्पिरिट या फिर इस तरह के कार्य को लेके चलना पड़ता है। क्यों लेके चलना पड़ता है? कब, जब आप नकारात्मक सकारात्मक को लेके चलोगे और मोटिवेशन दोगे, तो मोटिवेशन क्या करेगा, यानी कि आपने 10 बच्चों को मोटिवेट किया, 10 में, यानी कि 10 कार्य में लग गए, तो क्या होगा, एक, जैसे कि एक का दिल तो मान लीजिए उस कार्य को छोड़ने को करता है, तो दूसरा क्या कहेगा, नहीं यार, इस तरह का ये हमें अपना कार्य करना, हमें ये इससे ये चीज़ मिलेगी, इससे ये चीज़ मिलेगी। मान लीजिए 10 बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं एक जगह बैठे बैठे, एक ने ये कह दिया, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे बस की नहीं है ये सब चीज़ें, मैं तो कहीं और चीज़ देखूँगा, इस तरह, ये बात होगी कि नहीं होगी? अब 9 जो बच्चे हैं, 8 जो बच्चे हैं, उसे कहेंगे, अरे कर ले यार, एक बार तो सीटेट देना है। तो क्या करा उसने, सामूहिक कार्य से करते करते उसे क्या कर दिया, एक तरह से अभिप्रेरणा कर दिया। चलिए, फिर आता है आवश्यकता ज्ञान।
यानी कि जब आवश्यकता के ज्ञान की बात आती है तो इसमें स्टूमुलस यानी कि उद्दीपन की बात आती है, जो अभी हमने पढ़ा। अब स्टूमुलस नहीं होगा तो स्टूमुलस के यानी कि आवश्यकता नहीं है आपको, मान लो कि सी-टेट की आवश्यकता नहीं है। अब सी-टेट की आवश्यकता नहीं है तो क्या आप सी-टेट की तैयारी करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। मान लीजिए आपको शिक्षा भर्ती की तैयारी की ज़रूरत नहीं है तो आप करोगे तैयारी? नहीं करोगे। मान लीजिए किसी को पेपर 1 की तैयारी करनी है और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर रखे हैं और पेपर 2 भी वो देने जा रहा है और पेपर 1 भी। मान लीजिए कोई DLED बच्चा है या फिर BTC बच्चा है, ठीक है, उसका पेपर 1 के लिए एप्लीकेबल है वो, और उसने मतलब उसके नॉर्म्स के हिसाब से वो पेपर 2 भी भर देता है, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी कि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जब उसकी आवश्यकता नहीं होगी तो वो क्या करेगा? छोड़ना, इसे कौन सा दे रहा है, बस गोले काले कर दूंगा। तो ये बात होती है। यानी कि आवश्यकता, आपको जिसकी आवश्यकता होगी आप उसके लिए भागोगे। अगर आपको खाने की आवश्यकता है तो आप खाने के पीछे भागोगे, अगर आपको क्या नाम पानी की आवश्यकता है तो पानी के पीछे भागोगे। तो ये होती है आवश्यकता, यानी कि आप मोटिवेशन तभी कर पाओगे। फिर आता है प्रशंसा, यानी कि जब आप किसी भी चीज़ की, मान लीजिए आपका कोई भी जो दोस्त है या फिर आपका मान लीजिए बच्चा है, वो एक पेंसिल जीत के लाया, स्कूल से एक पेंसिल जीत के लाया, चाहे वो आखिरी नंबर से पेंसिल जीता हो, तो आपने उसे प्रशंसा करने के लिए उसकी प्रशंसा कर दी कि बहुत अच्छा काम किया, ये करा वो करा। तो यानी कि उसमें क्या कर दिया, एक मोटिवेशन वाली जो थिंकिंग है वो पैदा कर दी कि बहुत अच्छा करा, क्या हुआ आखिरी तो आए हो। यानी कि एक कहावत है ना कि दौड़ में, यानी कि हारा हुआ वो नहीं कहलाता जो दौड़ में आखिरी आता है, हारा हुआ वो कहलाता है जो दौड़, यानी कि हारने के डर से दौड़ा ही ना हो। तो इसी तरह से अगर प्रशंसा की बात करें, अगर प्रशंसा में लेके चलें, जो अगर उसने बच्चे ने, यानी कि 10 बच्चे थे, 10 में आखिरी नंबर आया, 10वां नंबर आया, तो क्या करो, उसे इतना मोटिवेशन करो। क्योंकि जब आप ही उसे मोटिवेट नहीं करोगे, आपका बच्चा है, आप ही उसे गाली देने लोगे, आप ही कहने लोगे चल तेरे जैसा तो जीत के लिए आता है, ये के लिए आता है, तो क्या करेगा वो, उसका नकारात्मक दिमाग हो जाएगा। यानी कि इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी कि यानी कि मेरे साथ कोई नहीं है, इस तरह की, क्योंकि थिंकिंग इस तरह की होती है। आप अपने जो स्टूडेंट को या फिर आप बच्चे को आप लेके चलो, उसकी प्रशंसा करो, इस तरह की जो चीज़ें आएंगी, तब क्या होगा, उसका जो स्तर है, यानी कि जो 10वां नंबर था वो अगली बार 8वां भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है। तो यानी कि प्रशंसा भी करनी ज़रूरी होती है। आगे चलते हैं। आगे क्या नाम, ये प्रतिद्वंद्वात्मक, ये प्रतिद्वंद्वात्मक में देखो इसके हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रतिद्वंद्वात्मक मान के चलते नहीं है, क्योंकि प्रतिद्वंद्वात्मक में जो चीज़ें होती हैं वो शिक्षा शास्त्र के अनुसार होती हैं, या फिर एक तरह से प्रेरणा प्रदान करने वाली जो चीज़ें हैं, प्रयोग करने वाली जो चीज़ें हैं वो आती है इसमें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। फिर आता है परिणाम का सूत्र, यानी कि परिणाम का ज्ञान। अब परिणाम का ज्ञान क्या आएगा, मान लीजिए कि आपका किसी भी विधि या किसी भी तकनीक में या किसी भी चीज़ में जब तक परिणाम का ज्ञान नहीं आएगा या फिर परिणाम की चीज़ें नहीं आएंगी, तब तक आप उस चीज़ को नहीं लेके चल सकते हैं। यानी कि आपका कोई, मान लीजिए आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपका परिणाम आया, मान लीजिए कोई बच्चा 33 से पास हो गया और एक बच्चा हो गया 40 से पास हो गया, एक बच्चा हो गया 90 से पास हो गया, तो ये प्रेरणा, यानी कि ये परिणाम क्या करते हैं आपके ऊपर, यानी कि इससे कोऑर्डिनेट, यानी 7 नंबर कोऑर्डिनेट होगा आपका प्रशंसा से, यानी कि 5 नंबर से कोऑर्डिनेट कर कर आपको लेके चलना पड़ेगा। यानी कि परिणाम आ गया, परिणाम से आपने बच्चे के 33 नंबर आ गए, यानी कि जस्ट वो पास हो गया। अब आपको उसकी प्रशंसा करनी है, पर इतनी लिमिट में नहीं कि वो बिल्कुल ही सर पर चढ़ जाए, या फिर उस या वो इस तरह से आ जाए कि हाँ 33 अगली बार में मैं 33 लाऊँ। तो यानी कि उसकी प्रशंसा कैसे करनी है, मोटिवेट कैसे करना है कि कोई नहीं, इस बार कम आ गए, आप थोड़ी सी और मेहनत करो, इससे अच्छा ला सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो ये होता है इसका, यानी कि हर चीज़ को कोऑर्डिनेट कर कर या फिर हर चीज़ को एक तरह से उसके साथ सह संबंध बनाकर हमें लेके चलना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके कारक, यानी कि मुख्य कारक। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये आपका हरा, हाँ। अब आते हैं इसके अभिप्रेरणा के, यानी कि प्रेरणा या अभिप्रेरणा कुछ भी लिख लीजिए। अभिप्रेरणा में योगदान देने वाले मुख्य कारक। अब मुख्य कारक कौन सा होगा, सारे वही कनेक्टेड है, यानी कि प्रोत्साहन करना, दंड देना, उत्तेजना करना और इसके
आकांक्षा देना, यानी कि एक तरह से ये सारे आ जाएंगे। 4 लिख लीजिए। प्रोत्साहन करना, यानी कि प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन अभी कौन सा कनेक्ट किया हमने प्रोत्साहन में? प्रशंसा। भैया प्रशंसा वाले में क्या करा? प्रोत्साहन करा कि नहीं करा कि अब बहुत अच्छा करा काम, यानी कि चाहे वो किसी भी चीज़ में आ गया उसमें प्रोत्साहन करा। अब दंड आ गया। अब मोटिवेशन में दंड का क्या काम है? बहुत सारे बच्चे सोचेंगे दंड भी ज़रूरी है, यानी कि जो नेगेटिव वे में हम लेके चलते हैं, जैसे उसे हमें डांट दिया कि ये काम करोगे, फलाना करोगे, टिकड़ा करोगे, इस तरह की चीज़ें हैं आपका, तो यानी कि पहले हमने क्या करा? उसे नेगेटिव दे दी, यानी कि उसे दंडित कर दिया एक तरह से, उसे पूरा नीचे गिरा दिया कि आप ये काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, आपका ये दिख नहीं रहा कि इस तरह। तो क्या करा? उसे दंडित, उसे क्या कर दिया? मोटिवेशन के इस तरह रूप में नकारात्मक में भी दे दिया। और फिर क्या करा? उसे हम बिल्कुल यानी कि उसी समय, ये नहीं कि आपने दंड आज कर दिया और फिर उसे क्या कर रहे हो? प्रोत्साहन कल दे रहे हो, तो नहीं। दंड और प्रोत्साहन, जब दंडित वाली यानी कि नकारात्मक प्रोत्साहन दोगे, नकारात्मक मोटिवेशन दोगे, तो उसके साथ बिल्कुल समय का अभाव भी नहीं करना है, तुरंत के तुरंत आपको उसे क्या कर देना? सकारात्मक प्रोत्साहन दे देना है। ये चीज़ ध्यान रखना। कभी बहुत सारे टीचर सोचने लगे या फिर ये सोचने लगो कि नकारात्मक आज दे दिया, कल मोटिवेट कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या पता आपका बच्चा कमज़ोर दिल का हो, वो कल को स्कूल ही ना आए। क्या पता आपका बच्चा इस तरह का हो, वो बुखार चढ़ जाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं इस तरह के, जब क्या नाम उसे नकारात्मक जो मोटिवेशन है, भाई बहुत सारे टीचर होते हैं कि क्या नाम से डांट देते हैं, इस तरह कर देते हैं, तो क्या होता है? बच्चा परेशान हो गया, क्या नाम अगले दिन स्कूल में मैं नहीं जाऊँगा, स्कूल ये हो गया वो हो गया। तो ये होता है कि नहीं कारण? ये भी उसके कारण है। तो प्रोत्साहन में क्या होता है? जो उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उसके एक साधन प्रोवाइड कराया जाता है, उसे पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका बच्चा आज कक्षा में आया 10वें नंबर पे आया, या फिर 20वें, 40 स्टूडेंट है 20वें नंबर पे आया या 40वें नंबर पे भी आया, तो उसे प्रोत्साहन करो कि और अच्छा कर सकते हो, ये कर सकते हो। भले उसे पहले 10 वालों को पुरस्कार दे दो, 40वें नंबर वाले को क्या करो? उसे बुलाओ, यानी कि उसे बुला के सब उसके सामने क्लैपिंग करवा दो कि आप भी अच्छा करो और भी अच्छा करो, यानी कि वो कर दिया प्रोत्साहन, यानी कि एक तरह से प्रोत्साहन कर दिया। अब दंड वाली जो कॉन्सेप्ट है, पहले समझो दंड वाला कॉन्सेप्ट क्या करा। दंड वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है, एक उद्दीपन के सामने जिस भी व्यक्ति का वंचित या प्रयास करा जाता है, या फिर उसे एक तरह से मान लीजिए कोई भी चीज़ें प्राप्त करानी पड़ती है, तो विद्यालय में उसे क्या करा जाता है? उसे चीज़ों का सामना कराना पड़ता है, उसे क्या नाम अवलोकन कराना पड़ता है, उसे एक तरह से नकारात्मक चीज़ों में लेके चलना पड़ता है, और साथ ही साथ उसे पुनः अपराध यानी कि जो इसके जो चीज़ें हैं उसे लेके चलना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। उत्तेजना, अब उत्तेजना क्या हो जाएगी? उत्तेजना हो गई किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसे क्या करा जाए? जागरूक करा जाए, उसे क्या करा जाए? दिशा निर्देश करा जाए, उसे क्या करा जाए? उस चीज़ का एक तरह से मार्गदर्शन करा जाए। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, चलिए लास्ट बचा आकांक्षा। आकांक्षा क्या होगा? आकांक्षा उत्तेजना का इस तरह ही होता है, इसमें सीधा संबंध होता है कि हम किसी भी स्थिति को उत्तेजन से उसे बढ़ाएं, उसे उस चीज़ की ओर अग्रसर करें, उसे उस चीज़ का जो नज़रिया है वो दिखाएं। तो ये सब चीज़ें होती हैं अभिप्रेरणा, यानी कि अभिप्रेरणा के बारे में आप समझ गए होंगे। अभिप्रेरणा बहुत ही आसान टॉपिक है, और एक अभिप्रेरणा जो प्रेरणा टॉपिक बहुत आसान है, पर जब आप डेली लाइफ में इसे मोटिवेट करोगे या फिर अपने जो क्लासरूम में इसे लेके चलोगे, तब आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती है, बहुत सारे फैक्टर को लेके चलना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। और जो आपकी जो क्लासेस होनी थी, जो CBT एग्ज़ाम की होनी थी, वो थर्सडे से होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि थर्सडे से मैंने कहा था कि 2-3 दिन अभी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि नेट के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, नेट के जो पेपर रहने वाला है, और कल आपका जो BED का एग्ज़ाम है उस चक्कर में भी आपका, यानी कि आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे हो जाएगा, तो कल आपका उसका BED का भी एग्ज़ाम है, तो इस चक्कर में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यानी कि भाई आप BED कर रहे हो, यानी कि आपने तो BED कर रखी है, तो BED कर रहे हो या कर रखे हो, तो आपका जो भाई होगा, बहन होगी, या फिर आपका रिलेटिव होगा, उनको भी तो पेपर दिलाने जाओगे, तो इस चक्कर में कल का जो होगा थोड़ा सा आपको फ्रीली रखा जाए, जिससे आपको क्लास का लॉस ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।